ठाक। और मैं अभी न्यूजीलैंड से मुखातिब हूँ। आपका टॉपिक माशाल्लाह से इतना इंटरेस्टिंग था कि अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, मगर वो मुझसे रहा नहीं गया और इसको मैंने सुना है। और नहायत ही उम्दा आपने सारी जो हिस्ट्री लेकर उसको लेके शख्सियात का जो खाका भी आपने बयान किया, और बेहतरीन, और उसको आपने जो एंड किया है वो अपनी जो वजूहत आपने बताई हैं वो काफ़ी हद तक रेलेवेंट है। एक चीज़ का मैं यहाँ पे थोड़ा कमेंट करूँगा। एक हमारे दोस्त हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, वो यहाँ यहाँ पर आए हुए पंजाब के जो लोग हैं, जो कि इंडिया और पाकिस्तान से आए हुए जो पंजाब के लोग यहाँ पर, उनकी आपस में जो एसोसिएशन है और दूसरी जो यहाँ पे जो मामला हैं उसके ऊपर उनका काम है। तो हमारी कोशिश होगी कि किसी टाइम उनको भी बुलाएं और इस मौजू को कंटिन्यू करते हुए एक तीसरे मुल्क में, अगर आपकी हिस्ट्री पीछे डिवाइडेड है और तीसरे मुल्क में आप वो जो पंजाबी कनेक्शन है वो किस तरह रीबिल्ड यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे साउथ ऑकलैंड में इस तरह कम्युनिटीज हैं जो पंजाबी दोनों मुल्कों से बिल्ड होके और नई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाकर और अब दूसरी काम कर रहे हैं। तो भी बड़ी एक अच्छी स्टोरी है, हम कोशिश करेंगे उनको भी हम बुलाने की। तो हम डिस्कशन को ओपन करते हैं, फ्लोर को। अगर कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो काइंडली इसमें पार्टिसिपेट करें चैट पे, या माइक अपना ऑन करके स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन मुझसे पहले हसन महराज एक सवाल करना चाहते थे, तो हसन महराज पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है? जी जी हाँ, जी जी हाँ, आवाज आ रहा है। डॉक्टर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेयर टू रीड एनीथिंग फ्रॉम यू, और आपकी आवाज सुनना एक इन इटसेल्फ बहुत अच्छा लगा। मैं रूटीन में चौकीदारी पे निकला था सोशल मीडिया में कि मेरी नजर पड़ी, जिशान हाशिम साहब ने आपका वो लिखा था, तो मैं इधर आ गया। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, 40 मिनट पिछले बहुत अच्छा, आपने बहुत ज्ञान बांटा। और बस मेरा कोई सवाल नहीं है, बस इट्स आपको देख के बहुत से पुराने दिनों की याद ताजा हो गई। और मैं बता ये रहा था कि वो जो आपने इमरान खान साहब का तज़किरा किया, हाँ जी। तो बताया कि ज्यादातर ना गरीब लोग थे इसके अंदर। तो ये जो माइग्रेशन है, इसमें रिच एंड पुअर जो है उसमें डिफरेंस है कि ज्यादा सफर पुअर लोगों ने किया और रिच लोग क्यों कर सेफ रहे, या दोनों ने तकरीबन बराबर ही सफर किया? इसमें पहले तो मैं हसन मिराज साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं उनका बड़ा पुराना फ़ैन हूँ। तो थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। बाकी ये मैं आई वुड आल्सो लाइक टू सी द डॉक्यूमेंट्स। मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। वो इसलिए मैंने एलिजेड का जिक्र लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, क्योंकि इस पे काफ़ी ये एक थोड़ा सा मुतनाज़िया चीज़ हो जाती है कई दफ़ा, अगर आप सियासतदानों को, उनकी फैमिलीज़ को ख़ास तौर पे रगी दें। तो जहाँ तक जिशान आपके सवाल का जिक्र है, तो इसमें यकीनन फ़र्क है। मुझे थोड़ा सा इस पे देखना पड़ेगा कि कोई अच्छा सोर्स मैं आपको बता सकूं कि इसके लिए आप पढ़ सकें। लेकिन जो एक एनेक्डोटल मेरा अपना जो कुछ मैंने देखा कि जो बहुत से जो अच्छे वेल ऑफ लोग थे, वो ट्रेनों में बैठ के नहीं आए, वो जहाज़ में बैठ के आए। तो जो ट्रेनों में जो हुआ, जिस तरह का लोगों को तशद्दुद का सामना करना पड़ा, और जो जत्थे थे जो ट्रेनें रोक लेते थे, अब जहाज़ तो नहीं कोई किसी ने भी रोका, तो बहुत से ख़ानदान थे जो जहाज़ में बैठ के आ गए, और उनको यानी जो जो एक प्रिविलेज जो है, वो जो जितना उनको इंडिया में, यानी जो अनडिवाइडेड इंडिया में था, उतना ही प्रिविलेज उनके पास पाकिस्तान में भी था, या शायद उससे ज़्यादा था। एक तो ये भी थ्योरी है पार्टीशन पे कि जो मनीड एलीट थी मुसलमानों की, जो इंडिया में थी, वो वहाँ पे माइनॉरिटी थी, और वो माइनॉरिटी नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि कोई भी जो ग्रुप है वो माइनॉरिटी हमेशा नहीं रहना चाहता। तो पाकिस्तान जो है वो इसलिए भी वो आए, और पाकिस्तान बनने में उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा ये था कि वो चाहते थे कि हम अब हमें अपना मुल्क मिल जाए जिसमें हम अपनी मनमानी कर सकें, क्योंकि एज अ माइनॉरिटी उनके लिए मुश्किल था, नामुमकिन तो तब भी नहीं था। तो उसमें बहरहाल ये तो है। और जो जो ज़ाहिर है जो गरीब लोग थे, वो उनके लिए उनकी मजबूरियां ज़्यादा थी, उनके पास पैसा नहीं था, उनके कनेक्शंस नहीं थे, प्रिविलेज नहीं था, पहले भी ज़िंदगी मुश्किल थी, आइंदा भी ज़िंदगी मुश्किल थी। तो वो तो बहरहाल एक बड़ा फ़र्क है।
और ज़ीशान साहब और आपके दोस्त जो न्यूजीलैंड से हैं, मैं उनकी बात पे थोड़ा सा कमेंट करूंगा कि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग न्यूजीलैंड जैसे खूबसूरत मुल्क से। और ये एक आपने बड़ा अच्छी बात की कि जो बाहर जो लोग रहते हैं, इंडियन या पाकिस्तानी या कोई भी, उनके जो ताल्लुकात हैं वो यकीनन बहुत मुख्तलिफ हैं उससे, डायस्पोरा के जो ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ हैं उन लोगों से जो अब जो पाकिस्तान में या इंडिया में इस वक्त रहते हैं। और एक इंटरनेशनलिज्म है एक प्रोग्रेसिव टाइप मूवमेंट्स में भी। मसलन अगर आप गदर मूवमेंट को पढ़ें 19 जो पहली वर्ल्ड वॉर के दौरान और उसके बाद शुरू हुई, तो वो एक्चुअली अमेरिका से शुरू हुई। वो जो लेबरर्स अमेरिका में रहते थे वेस्ट कोस्ट में, उनकी आप कह लें कि उन्होंने उसमें बहुत बड़ा हिस्सा अदा किया। और सैन फ्रांसिस्को में और कैलिफोर्निया में बहुत से लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व रहे। और इस पे एक बड़ी खूबसूरत किताब है, अगर आप चाहें तो मैं आपको उसका नाम भेज दूंगा, जो यहाँ पे इन्होंने लिखी, जो गदर मूवमेंट जो चली थी 1914 से 1919 के दौरान वाले में। एक सवाल है मेरे पास। मैं पाकिस्तान में नहीं, जो मजीद भैया भी मुकम्मल कर रहे थे, रिजवान सॉरी भाई। सर, मजीद जी हाँ। हाँ नहीं बट ठीक है, मैं सवाल की तरफ। और ये आपने वहाँ वो बताया, वो जो कश्ती है कोमागाटामारू, जो एक कश्ती आ रही थी गदर की तरफ से। कोमागाटामारू वो शिप है। जी जी जी, वो गालिबन उस पे हमला हुआ था, या मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं कि वो क्या हुआ था कि वो डूब गई थी। ये डॉक्टर साहब कोमागाटामारू जो है ये लिंक होता है जाके गदर मूवमेंट के जो सिपाही थे हाँ जी। उनके, मतलब जो सिपाही तो नहीं थे, बेसिकली लेबरर्स थे। हम्म। बट डॉक्टर साहब इसमें एक छोटा सा एंगल है, अगर आप इजाजत दें ज़ीशान भाई तो मैं ऐड करता जी चलूं। हाँ। वो जो एंगल है वो ये है कि सर ये गदर मूवमेंट एक चीज, मतलब ये बेसिकली हो ये रहा था कि ये इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्लोब जहां जहां इंडियन जा रहे थे, मिसाल के तौर पे हमें एक बड़ी स्लाइड सी अपराइजिंग जो है वो माले में भी मिलती है, ठीक है, क्योंकि कॉलोनियल सर्वेंट्स जो थे वो पंजाब से लोगों को उठा उठा के लेके जा रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे अपनी रेट एस्टैब्लिश करने के लिए। तो जिस वक्त इन लोगों के साथ कोई मामूली ज्यादती होती थी, यानी कि जिस वक्त इनकी क्लास चेंज होती थी, पहले तो इन्हें मॉनिटर बना के उन लोगों के ऊपर बैठा दिया, लेकिन जब इनके साथ कोई भी इनजस्टिस होता था तो तब इनको रियलाइज होता था कि भाई ये ऐसी बात नहीं है। तो आपको माले में भी एक हल्की फुल्की रेजिस्टेंस मिलती है। फिर ये कोमागाटामारू का इंसिडेंट होता है जब शिप से उतरने नहीं दिया जाता है इंडियन माइग्रेंट्स को, बिकॉज ऑफ देयर इज अ वेरी सिली लॉ देयर वाज इन कनाडा। और फिर उसके बाद ये जो बात जो है ये जुड़ जाती है, और बीच में ही एक इंसिडेंट होता है मदन लाल ढींगरा वाला, जो कि कनेक्टेड है इंडियन हाउस से। तो ये पूरा मतलब तसलसल है, कहानी वहां से शुरू हो गई थी। लेकिन आपको याद होगा डॉक्टर साहब, अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें का जो पहला हिस्सा है जिसमें वो उनके रोशन आगा के घर में डिबेट हो रही है, तो ये कहानी स्वराज से शुरू होती है असल में। होम रूल लीग बनती है और हाँ जी। ये बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जी रिजवान, आप कोई क्वेश्चन बता रहे थे, और मैं उमर क्वेश्चन खालिद का भी क्वेश्चन आया हो। मैं आवाज क्वेश्चन आ बाद रही में है? ऐड करता हूँ। उमर खालिद साहब, आप प्लीज क्वेश्चन ऐड करें। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि पार्टीशन को अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो क्या कोई ऐसा सबूत मिलता है कि ये पार्टीशन अवॉइड हो सकती थी, ख़ास तौर पे पंजाब की? और इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल ये है कि कायद-ए-आज़म ने भी ये कहा था कि मुझे मौत ईटन पाकिस्तान मिला है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक कंप्रोमाइज़ किया था पार्टीशन को लेकर, ख़ास तौर पे पंजाब की पार्टीशन को उन्होंने कबूल किया, और उस पर हमें नहीं नज़र आता, मेरे इल्म की हद तक हमें नहीं नज़र आता कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्डेड एहतजाज किया हो इस पर। ये मेरे दो सवाल हैं। जी, पार्टीशन को अवॉइड किया जा सकता था, इस पे ये थोड़ा सा मुश्किल काउंटर फैक्चुअल है कि किस तरह पार्टीशन को अवॉइड, कम से कम पार्टीशन ऑफ पंजाब को किस तरह अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि पॉपुलेशन ट्रांसफर का जो अगर आप इसकी पार्टीशन की जो आप कह लें कि थोड़ा सा नेचुरल हिस्ट्री को देखें, कि ये जो आइडिया है पार्टीशन का, ये क्रिप्स मिशन के बाद से जो कैबिनेट मिशन प्लान था,
कैबिनेट मिशन प्लान में तकरीबन 10 साल का एक अरसा मिलना था आपको। तो उसके दौरान अगर पॉपुलेशन ट्रांसफर होता तो वो ये जिस तरह पार्टीशन जो एक्चुअल पार्टीशन के दौरान हुआ है कि विद इन अ फ्यू ईयर्स या विद इन अ फ्यू मंथ्स, तो उसको वो थोड़ा सा डैम्पन हो जाता उसका इफेक्ट। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कायद-ए-आज़म ने पार्टीशन जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसको इसलिए एक्सेप्ट किया था कि उसमें एक ग्रेजुअल ट्रांसफर थी चीज़ों की। ये और बात कि फिर नेहरू ने उस पर थोड़ा सा अड़ के वो चीज़ बिल्कुल उसको निगेट कर दिया। लेकिन अगर तो वो कैबिनेट मिशन प्लान मंजूर सारी जमातें कर लेती तो शायद पार्टीशन हो फिर भी शायद जाती, काफ़ी मुमकिन था कि हो जानी थी, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स हैं वो इतने बुरे ना मिलते। या एक भाई ने फेसबुक पे कमेंट किया था पहले कि पार्टीशन जितनी जल्दी में हुई है वो जल्दी का भी एक असर है इतनी हलाकतों में और इतनी जो जो मुसीबत आई सब लोगों पे। अगर इसको थोड़ा सा मजीद टाइम दे दिया जाता तो फेज वाइज कर ली जाती, या जिस तरह भी, क्योंकि पंजाब और बंगाल की थी ना, बाकी इलाकों की तो पार्टीशन नहीं थी उस तरह, तो इनको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, ग्रेस पीरियड दिया जाता, तो वो शायद मुमकिन था कि ये इफेक्ट्स कम हो जाते। लेकिन सिरे से अगर ये होती ही ना, वो मुझे लगता है कि दैट वाज प्रॉब्ली डिफिकल्ट। Thank you, Dr. Saab. Is there anyone more questions? जी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन अगर जी जी इजाजत जी दें। जी जी प्लीज कंटिन्यू। ज़ीशान भाई, आपका जो सवाल था वो गुर्बत और मुआशी खुशहाली को लेकर के पार्टीशन के ऊपर, उसमें जो थोड़ा बहुत मुझे इस मौजू को पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, और डॉक्टर साहब भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि ये जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न नज़र आता है वो ये कि ये बिल्कुल पाकिस्तान जो है, करंट डे पाकिस्तान, ये साइज में बहुत कम है विद मॉडर्न डे इंडिया, ठीक है। तो जितनी भी पार्टीशन का वायलेंस है ये इंडिजिनस नहीं था। इसकी मतलब अगर मैं इस बात की तशरीह करूं तो ऐसे है कि मुझे लायलपुर से, मैं एक हिंदू हूं और मैं लायलपुर में रह रहा हूं, तो मैं यहाँ वायलेंस होता है और मैं उठ के यहाँ से चला जाता हूँ, मान लीजिए चंडीगढ़। अब मैं चंडीगढ़ जाता हूँ तो चंडीगढ़ जाके वहाँ जो मुसलमान रह रहे हैं, मैं इर्द गिर्द के लोगों को इंस्टिगेट करता हूँ कि भाई मैं तो वहां से लुट पुट के आ गया हूँ और मेरे साथ तो ये हुआ है, तो तुम इनको क्यों रहने दे रहे हो। नतीजतन चंडीगढ़ के जो लोग होंगे वो वहां पे जो मकामी मुसलमान हैं उनके लिए ज़ाब्ता हयात या जिंदगी का मामूल तंग कर देंगे। वो लोग वहां से उठेंगे एंड दे विल कम डाउन, एंड जाहिर है वो रहीम यार खान में सेटल होंगे, डेरा इस्माइल खान चले जाएंगे। जहां जहां वो जाएंगे वो वहां पे हिंदुओं का हुक्का पानी बंद करने की रैली करेंगे चीज को। एंड देन यू नो इफ यू कैन सी अ साइक्लिक और अ विशियस साइकिल सेटिंग इनटू इट। बहुत कम मुझे इसमें शुरू शुरू में कहीं पे एक ऐसा था कि इंडिजिनस वायलेंस था, लेकिन बाद में जितने भी लोगों की, ज्यादातर जो पार्टीशन की कहानियां हैं वो रिएक्टिव माइग्रेशन है, बाय डिजाइन माइग्रेशन बहुत कम नजर। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है मजीद भाई से, और हसन भाई आप भी इसमें ना आपकी कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए होगी, कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो रूलिंग स्ट्रक्चर था जब वो इंडिया पर हुकूमत कर रही थी, तो वो जो उसका जो रूलिंग स्ट्रक्चर था, वो जो रूलर्स थे स्पेशली के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, तो उसके अंदर मैंने एक जगह पढ़ा है कि तकरीबन, क्योंकि जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ी थी तो उसी वक्त ना वो बैंकरप्ट हो गई थी, तो उसको सर्वाइवल के लिए तो उसको यहाँ के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ना फंड्स जो है ना पंप किए थे, जिसको हम अमूमन जैसे ना गवर्नमेंट्स जो है ना ये कंपनीज को पैकेज सपोर्ट कहते हैं, करती है इंजेक्शन कहते हैं। एग्जैक्टली पैकेज की शक्ल। और जब वो पैकेज प्रोवाइड किया था तो उसमें ये शर्त रखी गई थी कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तकरीबन 55% जो होंगे ना वो शेयर्स गवर्नमेंट के होंगे, यानी गवर्नमेंट नॉमिनेटेड लोग होंगे। अच्छा, तो जी जो इस पर पॉलिटिकल इकोनॉमी का लिटरेचर है वो ये कहता है कि पहली ही जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बाकायदा से गवर्नमेंट ऑन्ड हो गई थी, प्राइवेट एंटिटी के तौर पर नहीं रही थी, लेकिन उसने अपने ना
वो रखा था, तशख़्ख़ुस बतौर कंपनी के रखा था, लेकिन बाद में जाकर वो तशख़्ख़ुस खत्म हो गया था। तो आप इससे एग्री करते हैं कि वो बुनियादी तौर पर एक प्राइवेट एंटिटी नहीं थी बल्कि गवर्नमेंट एंटिटी थी? अच्छा, मैं इससे खैर पहले अब डॉक्टर साहब अपना ओपिनियन देते हैं, फिर मैं तो ताज़ा अभी बल्कि मेरे सराहनीय रखी हुई है दी अनार्की विलियम डैलिम्पल। तो अच्छा, इसलिए वो वाली आप बुक, डॉक्टर साहब ठीक की राय है, ले लीजिए। ठीक है। मतलब ज़ाहिर है उनका सेशन है, मैं तो ऐसे मुँह ढा के आ गया हूँ। तो नहीं, हमें उनके तो बहुत इश्तिहाद में खुशी हुई आपकी आपकी आपके आने से। नहीं, मैं आई वुड एक्चुअली डिफर टू हसन भाई कि आप इस पे ज़्यादा बताएं। मेरा तो इसका जवाब यही है कि मैं आपकी निशान आपने जो कहा, मैं आई एग्री विद दैट के इवेंचुअली लाइक आफ्टर द अर्ली पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी बन गया था उसके बाद वो उसमें काफ़ी उसकी पॉलिसी मेकिंग में और वो जो भी उनके इंटरेस्ट थे उसमें काफ़ी हिस्सा जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जो लोग थे और गवर्नमेंट में भी जो लोग थे वो उसका हिस्सा थे। और फिर मैं वापस शशि थरूर की किताब की तरफ जाऊंगा जिसमें इस पे काफ़ी डिटेल मौजूद है। जी हसन ठीक है। भाई। आवाज आ रही है? अच्छा उस अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, हसन भाई को मुकम्मल करना था। जी हसन भाई। अच्छा, उसमें गुजारिश ये है ज़िशान भाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्ट्रक्चर था वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहा था, ठीक है? ठीक है। और ये थ्रू एंड थ्रू इवॉल्व किया है इसने। मतलब ये और चूंकि उनका जो पीरियड ऑफ रूल है जो कि स्टार्ट हो जाता है अराउंड मिड ऑफ 17th सेंचुरी और जाता है राइट अप टू मिड ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है? तो इन 190 या 200 सालों का जो उनका पूरा टाइम फ्रेम रहा है, इसमें हर 20, 30, 40 साल के बाद उनका स्ट्रक्चर एक फ्लक्स में आया है, ठीक है? ये तो पहली जवाब है। अब मसला ये है कि अगर आप उन 20-30 सालों को वैसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई चेंज नहीं है। बट अब आज चूंकि हम इस सारी चीज को 20-21 में बैठ के देख रहे हैं तो हमें यू आर एबल टू गेट अ बेटर व्यू। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो इनका था ना कि स्टेट ओन्ड या एक जो इनका एक था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसमें स्टेक था, ये हो ये रहा था कि लोग वहां जाते थे, वहां से पैसे कमाते थे, कमा के यहाँ आते थे और यहाँ की जो जिस तरह हमारे यहाँ एक है चक्कर के कौमी असेंबली की या सेनेट की सीटें बिकती हैं, उसी तरह यहाँ पे आपने पढ़ा ही होगा यकीनन लंदन के या इंग्लैंड के बरोज फॉर सेल थे, यानी कि आप पूरा पूरा हल्का खरीद लेते थे, ठीक है? अब एक आदमी है वो यहाँ से उठा है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में गया है, उसने काफी वहां पे नोट छापे हैं, वो वापस आया और उसने पूरी की पूरी बरो उठा दी। और चूंकि वो पार्लियामान में चले जाते थे या हाउस ऑफ कॉमन्स में चले जाते थे, तो कॉमन्स में जाने की वजह से वो ऐसी लेजिस्लेशन पास करते थे। बट ये जब 1857 में गदर तक बात पहुंची तो फिर लार्जली ब्रिटिश की आंखें खुली कि भाई ये मतलब स्टेट इन्वॉल्व हो गई। और वो ये विलियम डैलिम्पल ने बड़ी खूबसूरत मंजरकशी की है जब पहली दफा पब्लिक हियरिंग हुई कि भाई ये हो क्या रहा है, ये हमारे नाम पे क्या हो रहा है। लेकिन अगर ये कहा जाए, मतलब आप ये कह लेंगे जैसे प्रेसलर अमेंडमेंट में अमेरिका को पता था कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, लेकिन दे वर जस्ट लुकिंग द अदर वे एंड नाउ उनको ब्लेम एक तरह से नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह ये कहना कि उसमें ब्रिटिश सरकार की मंशा थी, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। और दूसरी मतलब फिर इनकी वो है मतलब ये बैंकरप्ट तो हो गए थे, लेकिन जो लोग इसको देख रहे थे वो उनको पता था कि देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन इट। आप ये देखें कि अभी भी जो इनकी लूट मार है बंगाल की, ठीक है? ये इवन विलियम डैलिम्पल की किताब शुरू यहाँ से होती है कि लूट का लफ्ज जो अंग्रेजी में आया है वो हिंदी से आया है, ठीक है? तो लोगों ने इतनी लूट मार की टीपू सुल्तान के बाद कि उन चीजों को इंग्लैंड लाने के उनके पास पैसे नहीं थे, ठीक है? आप अंदाजा कर लें। और अभी सबसे आउट ऑफ द मतलब आउटसाइड द जो वो पूरा इलाका है, अब तो खैर वो तेलंगाना स्टेट है, अलग हो गई है, ये पूरे का पूरा आउट ऑफ इंडिया जो लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स है वो किसी सरकारी म्यूजियम में नहीं पड़ी हुई है। वो ये जो क्या नाम है इसका, मेरे अभी मतलब ज़हन से सॉरी स्लिप हो गया, इनकी प्राइवेट उसमें पड़ी हुई है जो कि वेल्स में एक जगह है और वहां पे ये
सारा कलेक्शन मौजूद है, ठीक है। जी हाँ। तो इसलिए ये दे कंटिन्यूड the structure of East India Company was continuously in flux, but post 1857 जब इन्होंने पूरे को कंसोलिडेट करके एक ब्रिटिश राज शुरू कर दिया, तो तब काफी हद तक चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और अगर आप हमारे घर खाने पे तशरीफ लें, जो कि आप बड़ी देर से नहीं आए, तो आपको एक जाते जाते उबैदुल्ला बेग साहब का नॉवल है राजपूत, जो कि मेरा ख्याल है अब्दुल मजीद हमजा साहब की नजर से गुजरा है, ठीक है। वो पार्टीशन के ऊपर एक बिल्कुल ऐसी थियरी फेंकता है जो कि लोगों के साथ गुमान में भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ठीक। ये भी एक है मामला। बस जिस दिन आप इनवाइट करेंगे तो खाना खाने भी आ जाऊंगा और बुक भी लेने आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया हसन भाई और अब्दुल मजीद साहब। शाबी खान, आपका क्वेश्चन था, उसके बाद नदीम साहब के पास जाएंगे, उनका हैंड रेज है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सुहेल बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से, पाकिस्तान से। अभी मैंने अचानक लिंक देखा तो मैंने कहा ज्वाइन कर लूं कि मुझे बड़ा अच्छा सा एक टॉपिक जो है ना वो नजर आ रहा है। तमाम दोस्तों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, लेकिन इस टॉपिक को अगर महदूद रखा जाता ना तकसीम हिंद तक तो ये ज्यादा मुअस्सर नजर आता। एक ही वक्त में हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ भी चले जाते हैं, फिर इसी तरह बहुत सारी चीजें, माइग्रेशन भी हो गई है, सेटलमेंट भी हो गई, और इवन के अभी हमने अब्दुल मजीद साहब ने इमरान खान के उस जमान पार्क वाली प्रॉपर्टी का भी जिक्र किया। तो अगर इजाजत हो तो मैं 1 मिनट लेता हूँ कि एक्चुअली ये पूरे रीजन का मसला है, यहाँ प्रॉपर्टीज कैसे अलाट हुई हैं। क्योंकि मैं भी हिस्ट्री का ही स्टूडेंट हूँ, तो जो फरायर रिपोर्ट है, सेटलमेंट रिपोर्ट 1872 वाली, उसके अंदर से पता चला है कि अंग्रेज जो था जब वो यहाँ आया और फिर फ्यूडलिज्म के एतबार से किस तरह जागीरें अता की गई। इसी तरह अगर हम, चूंकि मैं उसको तकसीम हिंद की बात कर रहा हूँ, तो तमाम दोस्त गुफ्तगू कर रहे थे तकसीम हिंद में जो एक अलहदा मुमलिकत या तकसीम का जो प्लान है ना, ये हम बहुत देर बाद देखते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी अगर हाँ। हम इसमें जो 1937 की एक वजारत कायम हुई है, कांग्रेस मिनिस्ट्री को जिसके नाम से जिसे हम सब पहचानते हैं, अगर इसको फोकस किया जाए तो ये टर्निंग पॉइंट था अलहदगी के लिए। इससे पहले अगर आप देखें तो दोनों पार्टी जो थी वो कोशिश कर रही थी कि एक इंडिया जो है उसको किसी तरह आज़ाद कराया जाए, किससे? ब्रिटिश से। लेकिन जो कांग्रेस मिनिस्ट्री आई और उसके अंदर कुछ ऐसे ऐलानात हुए और कुछ ऐसे स्टेप उठाए गए जिसके नतीजे में जो है फिर टू नेशन थ्योरी जो थी वो भी, उसका भी असर नौ इर्तिका हुआ और फिर सेपरेशन की तरफ कदम बढ़ाए। फिर एक और इशू माइग्रेशन की बात हो रही थी। कौन लोग, क्या एलीट क्लास ने भी माइग्रेशन की है? यस, एलीट वाले भी शामिल थे, आम लोग भी शामिल थे, रिएक्शन भी था एक। और इसी के अंदर अगर आप देखें ना, एक किताब है मुंशी अब्दुल रहमान की किताब है पाकिस्तान की कीमत, तो उसके अंदर बड़ी डिटेल है। एज इट इज इंडिया व्हेन फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद को हम देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि आइंदा भी इस किस्म का प्रोग्राम हो और पार्टिसिपेंट भी होने चाहिए, कुछ लोग हों, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा इस किस्म के जो ख्यालात हैं वो शेयर हो सकें। बस मैं तो जस्ट इतना ही कहना चाहता था। बहरहाल काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, अब्दुल मजीद साहब ने बड़ी डिटेल से डिस्कशन की है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी। तो नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह अगर कोई इस किस्म का प्रोग्राम हो तो वो लिंक ज़रूर शेयर करें और कोशिश करें कि टॉपिक लिमिटेड हो और उसी तक लिमिटेड रह जाए ताकि सारे आसानी से समझ सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी हाँ, प्रेजेंटेशन तो मतलब जो है लिमिटेड थी, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन हमेशा फैलता होता है, लेकिन हम आइंदा भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा वहाँ स्ट्रिक्ट रहें। तो अब्दुल मजीद भाई, आपकी क्या राय है? आप क्या क्या कहते हैं? नहीं, मैं इनकी डॉक्टर साहब की बात से एग्री करता हूँ कि जो इस पे ये एक स्पेशल इस पे ही बात होनी चाहिए और इस पे स्कॉलरशिप पे देखना चाहिए
कि कैसे ये पाकिस्तान में कुछ हद तक और इंडिया का भी कंपैरिजन करना चाहिए कि पोस्ट पार्टीशन जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हुआ, उसमें कौन विनर्स थे, कौन लूजर्स थे, और जो प्रिविलेज क्लासेस हैं उन्होंने कैसे उसका फायदा उठाया। और यानी ये दैट इज अ होल अदर डिस्कशन, लाइक मेरे ख्याल में तो ये दैट्स अ टॉपिक वर्दी ऑफ जस्ट एन आवर लॉन्ग डिस्कशन विद पीपल। तो उस हवाले से तो मैं आई कंप्लीटली एग्री विद हिम। बाकी जो 1937 वाला है, आई सी हिज पॉइंट के 1937 में जो पहली दफा कांग्रेस को कुछ इलाकों में जो लिमिटेड रूल मिला, उसमें उन्होंने गुड फेथ का मुजाहरा नहीं किया। गुड फेथ से मुराद ये है कि आप जो माइनॉरिटी है, कोई भी माइनॉरिटी है, उसको उसके जो जज्बात कह लें उनको, या उसके हकूक कह लें, ज़्यादा मुनासिब होगा कि हकूक जो हैं उनका ख्याल रखा जाए और उन पर थोपा ना जाए अपनी जो मेजॉरिटेरियन आइडियोलॉजी है। जैसे कि आप देख सकते हैं अब फॉर एग्जांपल इंडिया में बीजेपी या दूसरे ममालिक में भी इस तरह है, तो वो उन्होंने आप कह लें कि प्रोटो बीजेपी टाइप उन्होंने हुकूमत जो है 1937 में बना दी, और वो यकीनन उसकी वजह से कायद आज़म ने भी अब फ्रस्ट्रेट होके उसके बाद एक फिर ये उनके दिमाग में भी आया कि अब हम शायद इकट्ठे रहने वाला है, हम हमसे नहीं हो सकेंगे। तो his comment was valuable. ठीक है। अच्छा, मैं आखिरी क्वेश्चन करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना उससे मुतालिक बेचैनी भी हो रही है। उसके बाद मेरे ख्याल में तकरीबन सबके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अच्छा, अगर ये वर्ल्ड वॉर 2 ना होती और उसमें मतलब ये कि जो यूके की पोजीशन वीक ना होती या ओवरऑल जो है ना मतलब ये कंट्रोल करना मतलब मुश्किल होता। वैसे इस पर ना कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडियाज भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर एक पूरा चैप्टर है, उसके अंदर वो बकायदा कैलकुलेशन देता है कि किस तरह से ये जो कॉलोनीज रख के हम फाइनेंशियल लॉस कर रहे हैं अपना। इसी तरह कुछ बुक्स का मतलब जो है हसन मिराज ने भी तज़किरा किया कि जो शो करती हैं कि कॉलोनीज रख के मतलब इंग्लैंड वेल्दी हो रहा था, अमीर हो रहा था, और जो यहाँ ह्यूम और एडम स्मिथ और इस तरह के जो लोग थे वो कैलकुलेशन के एतबार से ये कह रहे थे कि हम वीक हो रहे हैं, हमें ज़्यादा लॉस हो रहा है। और यहाँ जो पॉलिटिकल कॉन्सेंट जो डेवलप हो रहा था उस दौर में कि जब वो फॉर एग्जांपल पहला जो लिबरल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर यहाँ बना, तो उसके जो मतलब मंशूर में ये शामिल था कि हम जो है ना ये कॉलोनी से खुद को आज़ाद करवाएंगे। मैंने अपनी बुक में भी उसका तज़किरा किया, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो अगर नहीं वो नहीं था, एक और सा नाम है। तो अच्छा, अगर ये वर्ल्ड वॉर 2 ना होती और उसमें यूके वीक पोजीशन में ना आता, तो आप समझते हैं कि पार्टीशन मुमकिन थी? एक मुश्किल काउंटर फैक्चुअल सवाल है। इसमें मैं अपनी राय दे सकता हूँ कि पार्टीशन शायद क्योंकि 1937 के इलेक्शंस जो हैं और बहुत से जो आप कह लें कि जो इवेंट्स दैट लेड टू पार्टीशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर सेकंड वर्ल्ड वॉर। इंडियन नेशनलिज्म जो है वो स्टार्ट हो चुका था। उसके अलावा कांग्रेस की हुकूमत जो है वो कुछ जगहों पे आ चुकी थी। मुस्लिम लीग को इतना वो नहीं था उस टाइम, असर रसूख नहीं था मुस्लिम लीग के पास, और मुस्लिम लीग ने फिर एक रास्ता निकाला बहरहाल। और जंग के दौरान भी अगर आप देखें तो कांग्रेस की मुसलसल ये कोशिश थी कि हम एंटी ब्रिटिश रहें ड्यूरिंग द वॉर, ताकि मजीद से मजीद प्रेशर डाला जाए। लेकिन मुस्लिम लीग ने जंग के दौरान जो है वो ब्रिटिश का साथ दिया, इस आप कह लें कि उम्मीद पे कि जब जंग खत्म होगी तो हम जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा। तो अगर ये जंग ना होती, लत से जंग ना होती, तो मुमकिन था कि पार्टीशन फिर भी हो जाती, लेकिन कुछ देर बाद होती, शायद 15-20 साल मजीद लग जाते। और अगर आप देखें डोमिनो इफेक्ट भी है, एक डोमिनो इफेक्ट भी है जंग के बाद, कि पहले बर्मा आज़ाद होता है, श्रीलंका जाता है, ये इलाके हैं जो पहले हमसे पहले, इंडिया से पहले ही जो ब्रिटिश जो है वो छोड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर इवेंचुअली फिर इंडिया तक भी बात आ जाती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो पोस्ट कॉलोनियल एक नेसेंट पोस्ट कॉलोनियल मूवमेंट शुरू हो चुकी थी, और वो उसके बाद ये गुमान था कि अगर ना भी होती जंग तो फिर भी पार्टीशन या कम से कम ब्रिटिश जो है वो यहाँ से चले जाते।
अच्छा, मैं जिनका जिक्र कर रहा था, मैंने अभी देखा, उसका नाम बेंजामिन डिज़रेली है, डिज़रेली। फ्रेंचमैन डिज़रेली, जी जी। जी हाँ, जी हाँ, उसने यार भाई उसके ये मतलब मंशूर में शामिल था कि पार्टी वो ये जो कॉलोनीज हैं ये हम पे कॉस्ट हैं, हमारे बजट पे, हमारे पूरे सिस्टम पे, तो हमें इससे आज़ाद होना है। जिशान भाई उसमें सॉरी अगर मैं किसी आई होप आई एम नॉट इंटरप्टिंग समबडी। जी हाँ, नहीं आप बोलें सर। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात जो अभी एक सामने, मतलब वो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत आप करते हैं, तो डॉक्टर साहब मैंने ये भी नोट किया है कि जो पार्टीशन का वायलेंस है, ठीक है, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है उन पंजाबी सिपाहियों से जो वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 लड़ के आए थे, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक तो बूटा सिंह की कहानी हमारे पास है, लेकिन जो वर्ल्ड वॉर 1 में पहली दफा पंजाब का सिपाही अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस को एक्सपोज हुआ था, मतलब नॉर्थ शपेल की बैटल है, उसमें एक रात में हजारों लोग मर रहे हैं। सोम में वो उसने देखा एक रात में सैकड़ों लोग मरे हैं। फिर वो बैटल ऑफ लूज है, फिर उसी तरह। तो इससे पहले पंजाब का जो सिपाही था, ही वाज नॉट एक्सपोज्ड टू मास वायलेंस, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो इस वायलेंस ने भी उसकी साइकी में एक तब्दीली की बुनियाद रखी थी। एक बात, दूसरी बात ये भी है कि ये सवाल काफी काउंटर फैक्चुअल था कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 ना होती, बिल्कुल, और इसका जवाब भी हाइपोथेटिकल है, यानी कि क्योंकि सवाल फर्जी है तो इसलिए इसका जवाब भी फर्जी है। मेरी राय ये है कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 ना होती तो भी हिंदुस्तान आजाद हो जाता। अब वो टुकड़े टुकड़े होता या ना होता, ये एक बिल्कुल अलग डिबेट है। और लेकिन जो भी सिपाही, जब मतलब पंजाब का सिपाही पहली दफा एन मास जब वो फ्रेंच कंट्री साइड को एक्सपोज हुआ, तो उसके तो मतलब मैं अब काम कर रहा हूँ कुछ इस बारे में, तो उसकी तो आंखें खुल गई ये देख के कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। और वो ये आप मतलब ये देखें कि हमारे एक बिल्कुल छोटी सी मिसाल दे के मैं वक्त थोड़ा मैंने आपका ज्यादा ले लिया। आप ये देखिए 4 बजे की जो चाय है या 5 बजे की या शाम की जो चाय है, ठीक है, इसका एक तासुर तो ये है कि ये शहरों में होती है ज्यादा, ये देहात में भी काफी हद तक होती है, ठीक है। ये जो शाम ठीक की है। चाय का रवाज है, ये पंजाब के डेली या डे टू डे इंटरेक्शन में इट हैज कम विया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कल्चरल इफेक्ट है। फिर ये जो राइज इन एस्पिरेशन टू एजुकेट द ऑफस्प्रिंग्स, ये भी मतलब आप ये देखें कि जहां जहां वर्ल्ड वॉर 1 का सिपाही पहुंचा है, उस गांव में बच्चों की तालीम या स्कूल एनरोलमेंट जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो ठीक ये है। भी एक ताल्लुक बनता है। आई एम सॉरी मैं टॉपिक से थोड़ा सा डाइग्रेस कर गया, लेकिन नहीं इट्स फाइन। लेकिन हसन भाई, एक मैंने डॉक्यूमेंट देखा था बुक की फॉर्म में, उसके अंदर ये स्टडी किया गया था कि ये जो ब्रिटिश जो प्लानिंग थी कि हमने ये काम करना है, वो काम करना है, तो 1972 तक है। जी जी तो इसका बिल्कुल है। मतलब ये है कि 1947, तो मतलब जैसे मतलब मजीद भाई ने बताया कि उनको जल्दी भागना पड़ा, वरना तो 1972 तक की उनके पास प्लानिंग थी। ये बात इस इत्तेफाक करते हैं। मैं इससे इत्तेफाक ऐसे करता हूँ कि यूं तो हमारी हुकूमत भी हर साल 5 साल मनसूबा बनाती है, ठीक है। हाँ ये मतलब ठीक है। एक मनसूबा कहीं और भी बना हुआ है कि 2023 तक क्या होगा, 2024 तक क्या होगा वो। अच्छा, ये आप इस मुल्क में रहते हैं और आप तो माशाल्लाह, अब मेरा ख्याल है ये आपका दूसरा एक्सपोजर है ये वर्ल्ड लेवल के ये इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपने जी देखा हाँ, होगा कि प्लानिंग पैरामीटर्स तो बहुत जबरदस्त होते हैं, ठीक है। जी हाँ, लेकिन जी हाँ। अगर आपको वो शाम याद हो जब मैं वाटरलू पे आपको बुला रहा था कि आए खाना खा ले, उस वक्त हम में से किसी के सान गुमान में भी नहीं था कि ये ऐसे हो जाएगा। ऐसा ही है ना, हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। एक बात, दूसरी बात एक और जो मैं पहले सवाल की तरफ कहना चाह रहा था, और वो थोड़ी सी बात फिक्शन को टिल्ट करती है, वो ये है कि जिस वक्त लोगों का एक गिरोह ये कह रहा होता है कि भाई अब वो उस गली के नुक्कड़ पे स्वराज खड़ा है, उसी वक्त लोगों का एक गिरोह ऐसा भी होता है जो कहता है कि नहीं नहीं, ये जो हमारा ताल्लुकदारी का निजाम है इसको तो कोई बदल ही नहीं सकता।
ठीक है. So while there were people in India in 1940s who were मतलब वो बहुत उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन थी कि ये 45 से आगे बात नहीं जानी, सन 45 में पार्टीशन हो जाना है, पार्टीशन हो ना हो अंग्रेज चला जाएगा. ऐसे लोग भी थे जो सन 47 में भी मान के नहीं दे रहे थे कि तकसीम हो जाएगी. ठीक है. तो ये मतलब वो आप उसे इंफॉर्मेशन कह लीजिए, अवेयरनेस कह लीजिए, पॉलिटिकल रीडिंग ऑफ द बैटल कह लीजिए, लेकिन ऐसा ग्रोह हर दो तरह के लोग मौजूद होते हैं. बिल्कुल ठीक है. नदीम साहब का सवाल था कोई ऐसी जी मेरे ख्याल में उनका हाथ थक गया. अस्सलाम वालेकुम. नहीं, मैं आपकी डिस्कशन भी एंजॉय कर रहा था, और स्पेशली हसन मिराज भाई जो ग्रुप का कहीं से लिंक देखकर आ गए, और उनकी वजह से हमने बहुत सारी, कम से कम मेरी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, बहुत सारी नई चीज़ें हमने डिस्कस की. और उन्होंने ही एक बात की थी कि जैसे वहाँ से आने वालों के साथ एक मतलब रास्ते में एक लूट खसूट और जुल्म और बाकी सिलसिला हुआ, इसी तरह यहाँ से जो जा रहे थे उनके साथ भी हुआ, और इसी चीज़ ने फिर इसको मल्टीप्लाई किया. मतलब जो लोग इस जुल्म का निशाना बन के इधर आ रहे थे या उधर जा रहे थे, उन्होंने फिर अपने इलाकों में लोगों को बताया, और फिर इससे वायलेंस फैला काफ़ी ज़्यादा. तो बिल्कुल ये इसका तो जिक्र हमें बहुत सारी किताबों में मिलता है. मेरा एक छोटा सा इस पे एक सवाल था, और वो भी एक थोड़ी सी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि जिस तरह हम अपनी तारीख की जो निसाबी कुतब है उनमें हम ये दूसरी साइड नहीं बताते, हम सिर्फ ये बताते हैं कि मुसलमान जो काफिले आ रहे थे उनके साथ क्या हुआ. आई डोंट नो कि इंडिया में क्या सूरत हाल है, लेकिन मेरा तो यही ख्याल है कि शायद उधर भी इसी तरह की सूरत हाल होगी कि एक तरफा बात की जाती होगी. अगर हम दो तरफा बात ये कर देते, यानी दोनों साइड्स दिखाते, तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो पार्टीशन का एक दुख हमारे जहन में है, और जो स्पेशली जैसे आपने लिखा ये ट्रेल ऑफ ट्रेयर्स, इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता इंसानी जो इसके साथ अभी तक जिस तरह के जज्बात जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर कोई इफेक्ट होता? अच्छा, साथ मेरा एक दूसरी छोटी सी बात है कि जो ये पार्टीशन हुई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अदब भी तख्लीक हुआ. मतलब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का नावल है, खसूखा शाद ज़माने है, अब्दुल्ला हुसैन की नावल का जिक्र है, इसी तरह कुरतुल हैदर का है, मंटो साहब ने इसके ऊपर काफ़ी लिखा, और मुझे हसन भाई की डिस्कशन से अंदाज़ा हुआ कि उनका इसमें काफ़ी ज़ौक़ है. तो अगर वो थोड़ी सी हमारे लिए एक थोड़ी सी जद्दोजहद करके, ये कोशिश करके इस पार्टीशन के जो ना अदब के ऊपर असरात पड़े, इसके ऊपर अगर कभी हमारे साथ कुछ अपनी बात शेयर कर सके, तो मेरा ख्याल है ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जो हम आज की प्रेजेंटेशन के साथ से आगे मतलब मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया. मैं एक्चुअली कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अदब मैं ये समझता हूँ कि पार्टीशन को जितना अच्छा अदब के थ्रू समझा गया, क्योंकि पार्टीशन जो है वो एक साइंटिफिक वाकया नहीं था, वो एक ह्यूमन वाकया था, वो एक इमोशनल वाकया था. उसको जितना अच्छा अदब के जरिए समझा गया, उतना अच्छा नॉन फिक्शन या साइंटिफिकली हम उस तरह नहीं समझ सकते. और मंटो एक मशहूर वो है, लेकिन उसके अलावा मंटो के अलावा बहुत से लोगों ने इस पे जितना कुछ लिखा, और उदास नस्लें आप देख लें, हैदर को देख लें, इंडिया की साइड पे भी लोगों ने इस पे लिखा, पाकिस्तान की साइड पे भी लोगों ने लिखा. मेरे ख्याल में पार्टीशन को अगर समझने का बेहतरीन जो तरीका है वो फिक्शन के थ्रू है. और इस पे यानी मुझे तो काफ़ी अर्सा हुआ है वो सब किताबें पढ़े हुए, तो आई हैव टू गो बैक टू दोज. लेकिन अगर कोई बात करना चाहे तो आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दोज. जी, उसमें डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें तो उसमें ये है कि डॉक्टर साहब इजाजत है? आप बिल्कुल इजाजत है. आपने जो है वो हमारी तकरीब जो है उसको मजीद रोशन कर दिया. तो आपकी ग्रेट जो है वो हम शुक्रगुजार हैं, और आप जरूर. अच्छा सर, उसमें एक गुजारिश, एक तो कुछ बुनियादी बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल इसके नदीम साहब इस चीज का, जैसे किसी चीज को समझने के लिए बहुत बुनियादी उसकी हमें ये देखना है कि पाकिस्तान में पार्टीशन की परसेप्शन और है, हिंदुस्तान में पार्टीशन की परसेप्शन और है. उसकी बड़ी बुनियादी वजह है. बुनियादी वजह ये है कि आप हम इससे खुश हों या हमें ये बात बुरी लगे,
इसको पॉलिटिकल जजमेंट से या पॉलिटिकल करेक्टनेस से निकाल लें तो जो मोनोपोली है डिस्कोर्स पे वो एक तरह से पंजाब की है, ठीक है। तो पार्टीशन ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया पंजाब को, तो इसलिए पाकिस्तान में पार्टीशन की परसेप्शन एक तरह से है, लेकिन हिंदुस्तान को अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में पार्टीशन से जो रियासतें ज्यादा मुतासिर हुई वो दो थी, वो एक थी बंगाल और एक थी पंजाब, ठीक है। हमारे यहाँ पंजाब और सिंध और बंगाल मुतासिर हुए, लेकिन बलूचिस्तान का पर से वैसा ताल्लुक नहीं था। केपी जो था वो इट वाज नॉट सेवेयर्ड इनटू टू, मतलब माइग्रेशन करके वहां लोग आए, तो इसलिए पाकिस्तान के बयानिए में या पाकिस्तान की ओवरऑल पब्लिक अफेयर में पार्टीशन एक बड़ा वर्ड है। लेकिन हिंदुस्तान का जो पब्लिक अफेयर है उसमें पार्टीशन भी है, लेकिन वो सुपरसीड करता है नेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंग्रेजों का हिंदुस्तान में चले जाना हिंदुस्तान की तकसीम से बड़ा वाकया, इसलिए मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बड़ा है क्योंकि वहां पे 29 रियासतें और भी हैं। मतलब एक तमिलनाडु में रहने वाले आदमी को इससे, या कन्नाडा बोलने वाले को, या मलयालम बोलने वाले को, या मिजोरम में रहने वाले को, या मणिपुर वाले को इससे कोई गर्ज नहीं है कि पंजाब वालों पे क्या बीती। वो एक मतलब एक ये एक एस्पेक्ट इस पूरी बात का ये है। तो इंडिया में जो मुझे थोड़ा बहुत मौका मिला है उनके जो लोगों के साथ बातचीत करने का, या उनकी मतलब जो उनके तालिब इल्म हैं उनको देखने का, तो वहाँ पे तारीख में जो डोमिनेंट फैक्टर है वो अंग्रेजों से आज़ादी का है, और इसमें मतलब पार्टीशन एक ओवर राइडिंग नहीं है। जबकि हमारा जो बयानिया है कौमी निसाब का, उसमें जो पार्टीशन से जुड़ा वायलेंस है या एट्रोसिटीज हैं उसको बुनियाद बनाया गया फॉर वट एवर रीजन्स, आप बेहतर जानते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि मैं डॉक्टर साहब से तकरीबन 200%, इससे ज्यादा अगर मैं कहूंगा तो ज़ीशान हाशिम की इक्तिसादियात मुझे इसकी इजाजत नहीं देंगी, ठीक है। तो मैं अगर कोई ज़ीशान हाशिम ना होता तो मैं 550 पौने 600% को एग्री कर जाता डॉक्टर साहब के साथ। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप पार्टीशन को अगर सिर्फ फैक्ट्स फिगर्स के हवाले से देखेंगे तो वो आपको वो सानिया महसूस ही नहीं होगा। मीरा नायर बहुत बड़ी फिल्म मेकर हैं, उनका कहना है कि पार्टीशन जो है वो किसी भी आप ये कह लें कि नॉर्थ इंडियन के लिए हॉलोकॉस्ट से, जैसे हॉलोकॉस्ट है टू ज्यूज, वैसे ये हमारे लिए है। और इसका इम्पैक्ट जो है ये हमें आते, बल्कि अभी अगर ये कोविड ना होता तो हमारे एक दोस्त हैं सैम डेल रिम्पल, वो किताब लिख रहे हैं 5 पार्टीशंस। एक पार्टीशन नहीं हुई, वो इसको 5 पार्टीशंस के हवाले से देखते हैं कि यहाँ से वहां गए लोग, बांग्लादेश से जो इधर आए, फिर उसके बाद कुछ पार्टीशन ऐसी हैं जिनका ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है नहीं। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो गवादर, ओमान वगैरह के दरमियान इसलिए माइग्रेट कर गए कि इस इलाके की पॉलिटिकली हैत कल्बी हो गई थी। किसी को पता ही नहीं था कि मतलब गवादर ने जाना किधर है, तो गवादर से लोग उठ के अमान चले गए। ऐसा भी हुआ है, ठीक है। क्योंकि कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं कि आपको नजर आता है कि ओमान जो है या गवादर जो है, इसका कंट्रोल जो है ये उधर हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा था कहीं। ये तीसरी पार्टीशन है। फिर वो बांग्लादेश की जो पार्टीशन है वो अलग है। सो देयर इट्स नॉट ओनली वन पार्टीशन, इसकी मल्टीपल पार्टीशंस है। आखिरी बात जो है वो अदब के हवाले से, एक अमूमी जो आपको तासुर मिलता है किताबें पढ़ने से, वो ये है कि एक पंजाब का किसान था, वो उठा और यहाँ आ गया। आप कभी कुर्रतुल-ऐन हैदर की किताबें पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ क्लास है जो कि अपनी लेगेसी के बिखर जाने पे इतनी रंजीदा है कि आप कारे जहां दराज है पढ़ें या कोई भी उनकी किताब पढ़ेंगे तो आपको उसमें जो रेफरेंसिंग मिलती है या जिस वो जाती सानिया का जिक्र है, उनको ये हुआ कि वो जो पूरा एलिटिज्म था, जो नेटोर से जुड़ी उनकी पूरी की पूरी उनका ताल्लुकादारी थी, वो सब खत्म हो गई। उनकी जो एक वो अरिस्टोक्रेसी थी वो उसको जवाल आ गया, और वो पार्टीशन को इसका मुर्दे इल्जाम ठहराती। तो ये कुछ व्यूज थे, स्कैटर्ड से हैं। मैं माजरत खाऊं, मैं डॉक्टर साहब की तरह इनको
really articulate them, but जी हाँ जी। अच्छा ये भी देखें ना कि अगर पार्टीशन बिल फर्ज ना होती तो मुस्लिम और हिंदूज की जो तादाद है वो तकरीबन बराबर रहती, तो एक तरह से सेकुलर पॉलिटिक्स ने ही जो है ना यहाँ डेवलप होना था। तो मतलब ये चीजें सही हैं कि अनएंडिंग स्टोरीज की तरह पार्टीशन हमारे साथ साथ जो है ना चल रही है और अभी तक इम्पैक्ट कर रही है। जिशान भाई, इसका एक छोटा सा वो पश्चिम निविष्ट आप कह लीजिए। पाकिस्तान में जो जाहिर है, जो पाकिस्तान में अगर आप अब ये एक पूरी वो है, एक वेव है जी जिसमें डॉक्टर अबुल कलाम आजाद को अबुल कलाम आजाद अबुल कलाम आजाद को मतून किया जाता है, उनके ऊपर वो लानत मलामत की जाती है कि वो शो बॉय थे वगैरह, सही है। लेकिन और जब भी कोई हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को मॉब लिंचिंग होती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो वो लोग निकाल के ले आते हैं कि देखिए जिन्ना साहब ठीक थे, अबुल कलाम आजाद गलत थे। जी हाँ जी ये हाँ मतलब ये कॉज एंड इफेक्ट का बड़ा, इतनी सीधी बात है नहीं, ठीक है। वो जो जी हाँ मुसलमान मारे जाते हैं हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग के हवाले से, ठीक है, वो बात घूम फिर के वो जिन्ना साहब को वैलिडेट नहीं कर रहे होते, वो अबुल कलाम आजाद को वैलिडेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की बात है। बिल्कुल ठीक है। मुसलमानों के हवाले से जो है ना, एक किताब जो हंटर ने लिखी है ना, आवर इंडियन मुस्लिम, वो भी बड़ी हद तक बताती है कि मुसलमान किस एताब का शिकार हुए। तो जाहिर बात है फिर लोग दुख के मारे आगे तो निकल रहे थे, आ तो रहे थे, अपना अपना नुक्ता नजर दे रहे थे। या इसी तरह ग्रेट गेम के हवाले से जो किताब उसने ग्रेट गेम तक की महदूद कर ली है, माउंट स्टीवर्ट एल्फिंस्टन ने, द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन द ईस्ट, वो मुख्तलिफ जो इकाइयाँ थी बड़े सगीर के अंदर, वो उनके ऊपर डिस्कस तो करता है कि ये पहले इनका क्या स्टेटस था और ब्रिटिश के आने के बाद यहाँ क्या डेवलपमेंट हुई। द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन द ईस्ट, खास तौर पर जब ग्रेट गेम का खतरा हुआ, तो ये ये हिंदुस्तान उसमें को मजमूई तौर पे देख रहे थे जो ब्रिटिश थे। सबी खान साहब, आपका पूरा नाम मतलब आपका सबी खान नाम है ये नहीं, डॉक्टर डिस्प्ले? सुहेल अख्तर मेरा नाम है। डॉक्टर सुहेल साहब, उसमें ये है कि डॉक्टर सुहेल साहब उसमें थोड़ा सा अगर मैं आपको मतलब मेरा ऐसा मानना है, मैं एल्फिंस्टन साहब का तारीख के हवाले से कुछ काम है, ठीक है, लेकिन ये जो उनका ग्रेट गेम वाला पूरा सिलसिला है, मैं ये समझता हूँ कि वो मतलब वो अपने जमाने के ISPR के थे आदमी, जी ठीक है। जी। इफ यू उनका नो एक व्हाट, सफरनामा भी है, अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ काबुल, जो उन्होंने लिखा है, ये पब्लिश हुआ है 1815 में, 2 जी वो वॉल्यूम्स पे है, अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ काबुल। तो उसमें जितने ये रीजन है, रीजन को बड़ा ज्यादा फोकस किया है उसने। जी वो उसमें ये है कि ये राज के मुख्तलिफ अदवार में जो अफसरान रहे हैं, ठीक है, वो एक और तरह के मतलब उनको जाहिर है जैसा वो हिंदुस्तान मतलब वो एक इंडिया के बारे में प्री कंसीव्ड नोशन लेके हिंदुस्तान आते थे, और वो एक एलिटिज्म आप कह लीजिए, फिर एक सेंस ऑफ सुपेरियोरिटी, फिर उनका ये था कि हम ये जो कर रहे हैं इसके पीछे ये है, तो उसमें काफी हद तक तो ठीक है कुछ मतलब अब ग्रेट गेम को लेके जैसे याका आप हाँ, जैसे आप फरमा रहे थे ना सेटलमेंट का, तो जो यहाँ ग्वादर की सेटलमेंट है, माइग्रेशन है, या आप स्पेशली द बैटल ऑफ नली है, जो विच वाज बिटवीन द बलोच ट्राइब्स, द जी रिंद जी एंड लाशार, तो इसके नतीजे में भी जो जितनी बलोच सेटलमेंट हुई है वो इस वार के नतीजे में हुई है, और ये पंजाब में, ये सारी सेटलमेंट पंजाब में हुई है। जी बिल्कुल, मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। मैं अलबत्ता एल्फिंस्टन साहब का जो ग्रेट गेम के हवाले से है उस पे मुझे थोड़ी मैंने सी कहा मेरी उसने एंड ऑब्जर्वेशन। कर दिया, ग्रेट गेम पे जी एंड कर दिया, द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन द ईस्ट। ये बुक उसकी जो सेकंड वॉल्यूम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, इसको उसने महदूद कर दिया है ग्रेट गेम तक। अच्छा, अच्छा हसन भाई, इसमें कोई खौफ था वैसे इंडियन को, जो ग्रेट गेम का इन्होंने ये टाइटल दिया? ब्रिटिश फोर्सेस जो थी वो 1839 में अक्रॉस द इंडस आई हैं, यानी वेस्ट ऑफ इंडस आई हैं। क्या रशिया से कोई ऐसा खौफ था उस वक्त? जी डॉक्टर साहब, ये मतलब कुछ फियर ऐसे थे जो कि
मतलब उस वक्त बरतानिया के नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा थे, ठीक है, कि उस वक्त वहाँ बरतानिया में जो भी आदमी को थोड़ा बहुत, मतलब जाहिर है उस वक्त इंग्लैंड जो था वो एक तरह से ऑन हर वे टू कॉलोनाइजिंग मोस्ट ऑफ द जो भी ये ग्लोबल साउथ है। तो और ये मैं जो बुनियादी बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो ग्रेट गेम है इसमें ज्यादातर जो है वो एस्पिरेशनल स्टेटमेंट्स ज्यादा हैं कि हम ऐसा करेंगे या हम ऐसा करना चाह रहे हैं, वो एक ज्यादा, बिकॉज एक सबकॉन्शियस में था कि हम एक रशिया के साथ हमारे वो हैं, और इस मतलब इस ख्याल को, इस तसव्वुर को के ऊपर इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट भी की है। मतलब अगर आप हुंजा या नगर में देखें तो वहां पे उधर से जो रशियन एम्पायर है उसका अफसर आ रहा है, और इधर से फ्रांसिस यंग हस्बैंड जो है वो उसको हुंजा में कहीं मिल रहा है, और ये वाखान में भी ऊपर मिलते हैं। तो ये एक वो तो था, लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें तो मेरी राय में इनके पास कोई मरबूत वो, इट वाज नॉट पर से अ वेरी सॉलिड सब्सटेंशिएटेड डिफेंस स्ट्रेटजी। ये मेरा जवाब है। जिशान भाई आप कुछ कह रहे थे? महसन भाई ये कह रहा था कि जो है ना हमारा जो टाइम है सेशन का वो तकरीबन बल्कि खात्मे के भी ना आगे निकल गया है।